वैसे तो रजनीश कुमार आर्थिक रूप से हरियाणा में भी संपन्न ही है, लेकिन बाहर जाने की चाहत उन्हें एक ऐसी मुसीबत में फंसा देती है, या यूं कहें कि दोहरी मुसीबत में। जैसा कि मैंने कहा कि घर में सब कुछ था, हर एक सुख सुविधा थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि जो मर्जी हो, कनाडा जाना है। अब जैसे तैसे करके अरेंजमेंट जो था, कोई इतनी दिक्कत तो इनके पास आई नहीं और ये कनाडा चले गए। लेकिन वहां जाकर तो खुद कमाना पड़ता है। लेकिन इनको पहली मार पड़ी तब जब अभी ये कनाडा पहुंचे थे, अभी ये सेटल होने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन कोरोना आ गया। उसकी वजह से लॉकडाउन लगे, नौकरियां गई, इनके पास काम करने को कुछ था नहीं। अब जितने मर्जी घर से संपन्न हो, लेकिन जब डॉलर्स में अदायगी हो तो हर एक की हालत पतली हो जाती है। ऐसा ही कुछ रजनीश के घर वालों के साथ हो रहा था। वहीं दूसरी ओर रजनीश को ढूंढने पर भी काम मिल नहीं रहा था। अब धीरे धीरे हालत पतली होती जा रही थी। वो रजनीश जो अपने मन में काफी सपने लेकर कनाडा की धरती पर आए थे कि भाई पढ़ेंगे, उसके बाद नौकरी साथ के साथ करेंगे और बाद में यहीं के होके रह जाएंगे एक बेहतर जिंदगी की आस में, लेकिन अब वो उनकी छिन्न भिन्न होती नजर आ रही थी। फिर भी ये हिम्मत नहीं हारते। ये कोरोना के दौर से जैसे जैसे दुनिया उभरने की कोशिश कर रही थी, रजनीश भी उन्हीं लोगों में से एक थे। धीरे धीरे कोशिश करने के बाद इन्हें उबर ईट्स में एक नौकरी मिल जाती है। अब डिलीवरी बॉय का ये काम कर रहे थे वहाँ पे। ठीक ठाक इनकी जो आमदनी हो रही थी, जो भी इनको टर्म्स एंड कंडीशन पर रखा गया था, इनके वहाँ रहने के हिसाब से पूरी हो रही थी। अब घर से भी डॉलर्स आने बंद हो चुके थे, तो घर वालों को भी सुख का सांस हुआ कि चलो बच्चा कमा तो रहा है, हमें भी हमारा बोझ भी कम हुआ। वहीं रजनीश को अब इस बात की तसल्ली थी कि चलो भाई घर वालों का मैंने बोझ कम किया। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी पर मुसीबत आनी हो, फिर वो ना कोई रास्ता तो ढूंढ लेती है। कोरोना का तो एक सारी दुनिया पर प्रभाव था। रजनीश भी उससे बच नहीं पाए और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। रजनीश तो फिर भी उभर चुके थे, लेकिन कईयों की नौकरियां गईं, जाने गईं, परिवार के परिवार उजड़ गए। शायद रजनीश कोरोना से तो उभर चुके थे, लेकिन अब जो उनके साथ होने वाला था वो काफी भयानक था। रजनीश, जैसा मैंने कहा कि ये डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहे थे और इनका ठीक चल रहा था। थोड़ी बहुत इनको वो भी मिल जाती थी, टिप भी मिल जाती थी, तो उसके जो भी था हल्का फुल्का अपना खाने पीने का अरेंजमेंट ये कर लेते थे और अब काफी खुश भी थे। लेकिन आती है फिर वो रात, वो खौफनाक रात जिसके बारे में रजनीश ने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। रजनीश जहां उबर ईट्स में काम करते थे, उनकी ड्यूटी होती थी 10:30 बजे की। अब जैसे ही 10:30 बजते हैं घड़ी पर, ये अपना ऑफ लेते हैं, लेकिन एक इनको नोटिफिकेशन आता है एक नए ऑर्डर का, जिसे जाहिरी तौर पर ये रिजेक्ट ही करते हैं क्योंकि अब इनकी ड्यूटी ऑफ हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही ये उस ऑर्डर को खोलते हैं रिजेक्ट करने के लिए, उन्हें एक उसमें खास चीज नजर आती है। ये यूं कहें कि दो चीजें। एक तो ये ऑर्डर काफी दूर का था। ये तकरीबन BC यानी ब्रिटिश कोलंबिया के बाहर का इलाका था, तो जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन जैसे ही इस पार्ट से ये आगे बढ़ते हैं, जहां पर अमूमन तौर पर टिप प्रोवाइड की होती है कि इस ऑर्डर को पूरा करने पर आपको क्या टिप मिलेगी, जैसे ही इनकी नज़र वहां पे जाती है तो ये अच्छे से अपनी आंख मलते हैं, क्योंकि जो उस पर अमाउंट लिखा हुआ था, कभी आज तक बामुश्किल उस ऑर्डर का इनको 1% ही मिला होगा। यानी कि वहां पर लिखा हुआ था डॉलर में 100 टिप। ये जैसा मैंने कहा, फिर से आंख मलते हैं कि 100 ही है या 1.00 है, लेकिन वो 100 ही था। ये बिना कुछ सोचे समझे जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कहीं शिफ्ट ना हो जाए। भाई $100 मायने रखता है, चाहे दूर का है, लेकिन अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा सर्च करके काम कर लिया जाए तो क्या आफत आ जाएगी, घर जाके भी तो सोना ही है, 1-2 घंटे लेट सो जाएंगे और क्या। यही सोच के ये इस जल्दी से इस ऑर्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन वो एक कहावत है ना कि जल्दी का काम शैतान का, शायद इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था।
अब रजनीश धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे उस बिल्डिंग की ओर, या यूं कहें कि अपनी मौत की ओर। अब जब वो उस बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, और हाँ, ये मौसम जो था काफी ठंड का मौसम था, काफी सर्दी पड़ रही थी। अब रजनीश धीरे धीरे उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं, बगैर ये ध्यान दिए कि एड्रेस में तो 13th फ्लोर लिखा है। अब ऐसा भी नहीं है कि हर एक बिल्डिंग में 13th फ्लोर नहीं है, लेकिन बहुत कॉमन है, जो आमतौर पर रहते होंगे फॉरेन कंट्रीज में, वो इस चीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं। खैर, अब ये 13th फ्लोर को प्रेस करते हैं और पहुंच जाते हैं उस फ्लोर तक। लिफ्ट जब दरवाज़ा खुलता है लिफ्ट का, तो ये देखते हैं कि एक बहुत ही लंबा कॉरिडोर है, यानी कि उसका अंत शायद दिखाई ही नहीं दे रहा, अंधेरे की वजह से या कुछ और कारण रहे होंगे। लेकिन एक और खास बात, फ्लैट कितने हो सकते हैं जिस कॉरिडोर का अंत ही ना दिखाई दे रहा हो? कुछ कुछ दूरी पर दरवाजे तो नजर आने चाहिए जो इशारा करें कि हाँ, इतने नंबर ऑफ फ्लैट्स होंगे, 10, 15, 20 इतने तो कम से कम होने चाहिए। लेकिन ये ध्यान देते हैं कि इन्हें दरवाजों के अलावा सिर्फ और सिर्फ दीवारें नजर आ रही थी, और एक दरवाजा नजर आ रहा था, सिर्फ एक दरवाजा, वो भी कुछ दूरी पर। जैसे मैंने कहा कि ठंड बहुत थी, और जैसे ही ये लिफ्ट से बाहर आकर उस कॉरिडोर में पैर रखते हैं, इन्हें सर्दी का एक बहुत तेज एहसास होता है, जैसे मानो ये तो जम ही जाएंगे। कुछ समय तक इन्हें ये महसूस होता है कि शायद ये दूसरा कदम भी आगे ना बढ़ा पाए, लेकिन अब डिलीवर तो करना ही था। जितनी सर्दी इनको अब इस समय इस कॉरिडोर में महसूस हो रही थी, उतनी जिंदगी में आज तक कभी महसूस नहीं हुई थी, और वो भी जब इन्होंने बिल्कुल तैयारी की थी, यानी बिल्कुल कपड़े गर्म वगैरह इन्होंने डाले हुए थे। लेकिन फिर भी अब ऑर्डर के लिए ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। कमरा इनको कुछ दूरी पर दिखाई दे रहा था, जो कमरे का नंबर लिखा हुआ था। नेचुरली बात है कि अगर सारे कॉरिडोर में सिर्फ आपको एक ही दरवाजा कुछ दूरी पर दिखाई दे रहा है, तो वही होगा, और क्या होगा। यही सोच के ये आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन एक अजीब बात और होती है, जैसे ही कुछ दूरी के बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे ही अब सर्दी ना सिर्फ कम होना शुरू होती है, बल्कि ऐसा इनको महसूस होता है कि अब गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। और दूसरी बात, वो जो फ्लैट था उसका दरवाज़ा भी खुला हुआ था, और दरवाजे से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आग जलाई हो और उसके आसपास की हवा हमें नज़र आती है ना, कुछ थोड़ी सी डिल्यूटेड सी हवा नज़र आती है, वैसे ही लग रहा था कि शायद कुछ गर्मी जो है वो उस कमरे से बाहर निकल रही है। हो सकता है कि हीटर वगैरह काफ़ी तेज़ चलाया हो। सर्दी जो इतनी है यहाँ पर, तो मुझे इतनी सर्दी लग रही है, तो नेचुरली बात उस फ्लैट में भी इतनी सर्दी होगी। यही सोच के रजनीश अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें कुछ राहत तो महसूस होती है कि चलो सर्दी से कुछ निजात मिली, अब वो बॉडी थोड़ी वार्म होगी। ऐसा करता हूँ, मैं जब पिज़्ज़ा डिलीवर करूँगा ना, तो कुछ समय के लिए खड़ा रहूँगा फीडबैक के लिए, ताकि थोड़ा सा मेरा जो शरीर सर्द पड़ा हुआ है उसमें थोड़ी सी वार्मनेस आए, क्योंकि फिर अब वापस घूम के जाना है तो फिर सर्दी बढ़ेगी। ये सोचते सोचते अब ये धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ते जा रहे थे। जैसा मैंने कहा कि दरवाज़ा खुला हुआ था उस फ्लैट का, जैसे ही ये देखते हैं उसकी तरफ, यानी कि उस फ्लैट की तरफ, दरवाज़ा उसका खुला हुआ था और वहाँ पर कुछ गर्मी ज़्यादा ही थी। लेकिन जैसे ही इनकी नज़र पड़ती है अंदर की तरफ, अंदर का नज़ारा देखकर इनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये अगर अपनी सेंस में रहते, तो जहाँ ये कुछ मिनट वहाँ पर खड़े रहने की सोच रहे थे, 1 सेकंड से पहले ये भागते वहाँ से, क्योंकि जो इनको नज़ारा वहाँ पर दिखाई दे रहा था वो ये था कि 2 लोग जिनके कपड़े बिल्कुल काले रंग के हैं, वो छत के बीच में, यानी कमरे के बीच में लटके हुए हैं, लेकिन ना ही कोई रस्सी है, ना ही कोई सपोर्ट, जैसे कि वो हवा में लेविटेट कर रहे हैं। उनकी बाजुएं इस तरीके से, यानी कि थोड़ी सी पीछे की ओर हुई है। ये नज़ारा देखकर, जैसा मैंने कहा, इनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि भाई ऐसा हो कैसे सकता है। और उनकी हाइट, आमतौर पर
अगर हम बात करें कि 6 फीट, यानी कि बहुत 6 फीट तो बहुत एक रेयर मानी जाती है, लेकिन फिर भी हम मान के चलें कि 6 फीट से लेकर 6.2 फीट तक हम किसी को देखें तो किसी को देखकर ऐसे हमें बहुत अजीब नहीं महसूस होता कि ये तो बहुत लंबा आदमी है, लेकिन रजनीश ये महसूस करते हैं कि उनकी हाइट कम से कम 8 फीट की तो होगी, क्योंकि छत और फर्श में जो डिफरेंस था, यानी कि जो स्पेस थी, वो काफी कम था। इन्हें साफ तौर पर यह नजर आ रहा था कि जो छत के, यानी कि इनके सर के ऊपर का हिस्सा है छत तक, वो भी, वहां पर भी कोई चीज नहीं है और नीचे की तरफ भी कोई चीज नहीं है जिसकी सपोर्ट से खड़े हों। और वो गर्मी, वो किस चीज की थी? इन्हें नजर आ रहा था कि वहां से हवाएं, जैसे रेगिस्तान की हवाएं धूल उड़ाती, रेत उड़ाती जाती हैं, ठीक वैसी ही हवाएं वहां पर आसपास उनके गोल गोल घूम रही हैं। ये नज़ारा देखकर जैसे तैसे ये खुद को संभालते हैं और बस एक चीज़ इनके दिमाग में आती है कि मैं हल्के से पिज्ज़ा के यहाँ पर डिब्बे रखता हूँ, भाड़ में जाए टिप, और मैं आराम से बिना आवाज़ किए खिसक लेता हूँ। क्योंकि अब शायद इनके ये दिमाग में आ चुका था कि जो ये सामने देख चुके हैं, ये तो प्रेतों के अलावा कुछ और नहीं हो सकते, और प्लस जो ये फ्लैट है वो भी तो नंबर 13 ही है। ये बिल्कुल धीरे से उस डब्बे को रखते हैं, लेकिन डब्बे को नीचे रखने के बाद जैसे ही ऊपर ये देखते हैं तो वो दोनों इनके बिल्कुल सामने खड़े थे। उनकी आंखें आम इंसानों जैसी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं कि आंखें ही उतनी थी जैसे किसी इंसान का जितना सिर्फ मुंह उनका बिल्कुल खुला हुआ था और अंदर उसके बिल्कुल अंधेरा, कोई दांत नहीं, कोई जीभ नहीं। ये देखकर बस इन्हें एक चीज नजर आ रही थी, अपनी मौत। और ये भागते हैं, जितनी तेज हो सकता है ये लिफ्ट की तरफ भागते हैं चीखें मारते हुए, लेकिन उस सारे के सारे फ्लोर में, कॉरिडोर में और फ्लैट में ना ही कोई उन्हें सुनने वाला था, ना ही कोई उनकी मदद करने वाला था। बस ये भागते हैं और बिल्कुल जब लिफ्ट के पास जाते हैं, अंदर जाते ही सिर्फ एक बात बोलते हैं कि भोले बाबा बचा लो। अब इन्हें अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, ये जल्दी से, जो डोर बंद होने वाला तो उसको दबाए जा रहे थे, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। अब इनकी और उन प्रेतों की दूरी बहुत कम रह चुकी थी। वो बड़े धीरे धीरे बढ़ते आ रहे थे, जैसे उनको ये महसूस हो रहा था कि शिकार शायद अब उनके जाल में फंस चुका है, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएगा। ये जल्दी से घड़ी की तरफ देखते हैं, पूरे 12 बजे का समय था, यानी कि इनको आते भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। इनके मुताबिक तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का दायरा होना चाहिए जो इन्होंने किया, वहाँ से चलकर आगे की तरफ के इतना समय कैसे हो गया। लेकिन सामने इनको, जैसा मैंने कहा, कि मौत चलती हुई दिखाई दे रही थी। अचानक पता नहीं क्या होता है कि लिफ्ट बंद होना शुरू होती है, लेकिन देरी हो चुकी थी, वो बिल्कुल पास आ चुके थे। लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल पास आके अंदर आने की कोशिश करते हैं, अचानक से एक झटके के साथ वो पीछे होते हैं, लिफ्ट बंद हो जाती है। ये सुख की सांस लेते हैं। लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी चीखें, अपने शिकार के निकल जाने के दुख और गुस्से की चीखें साफ तौर पर उनको सुनाई दे रही थी। ये पसीनों पसीने हो चुके थे, लेकिन बस हाथ जोड़े हुए थे कि भोले बाबा बचा लिया आपने, भोले बाबा बचा लिया आपने। ये अब नीचे आते हैं। इनको लग रहा था कि नीचे आके मुझे राहत मिलेगी, मैं जल्दी से जाऊंगा, अपने व्हीकल के पास जाऊंगा, बैठूंगा और यहां से जल्दी से निकलूंगा। ट्रैफिक भी नहीं होगा, रात का समय है, 12 बजे का समय है, और जल्दी से भाई यहां से निकलूंगा। और आज के बाद कभी भी महंगी टिप, इसके तरफ मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। पता नहीं ये क्या बला थे, लेकिन शायद अभी इनकी किस्मत में कुछ और झटके लिखे थे। और वो क्या थे, वो तो आपको इस किस्से के अगले पड़ाव में पता लगेगा। लेकिन उससे पहले
इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हाइप जरूर कीजिए साथ के साथ, जो कि जैसे आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे, राइट स्वाइप करेंगे आपको हाइप का बटन दिखाई देगा। कईयों को हाइप नहीं मिल सकती, जैसे कुछ जो मेरे व्यूअर्स कुछ ऐसी कंट्री से देख रहे हैं जहाँ पर हाइप का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वो आपने रेज किया था कंसर्न कि हाइप का बटन नहीं दिख रहा, तो इसी वजह से हो सकता है। और हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा आप हाइप नहीं कर सकते। मुझे इसकी क्लैरिटी नहीं है कि एक ही चैनल पे या अलग अलग चैनल पे भी, लेकिन एक हफ्ते में कुल मिलाकर 3 बार से ज़्यादा आप हाइप नहीं कर सकते। तो हाइप अपनी बचा के रखिए मेरे चैनल के लिए। तो आप चाहें तो हाइप कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। साथ के साथ ही अगर चैनल पर रेगुलर विजिटर हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो सच कहें कि बड़ा दुख होता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ के साथ ही शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, और जब किस्सा हो जाएगा कंप्लीट तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको किस्सा, और क्या आपके पास भी कोई ऐसी बिल्डिंग या कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पर 12 के बाद सीधा 14 नंबर आता है, 30 नंबर नहीं आता। अगर है तो बताइए कि कौन सी जगह की आप बात कर रहे हैं, इंडिया में भी अगर फॉरेन कंट्री में भी, उस बिल्डिंग का और उस शहर का या इलाके का क्या नाम है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स में इस बात का डिस्क्रिप्शन। अब हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो जो डर इनको ऊपर उस फ्लोर में महसूस हुआ था उससे कहीं ज़्यादा इनको नीचे महसूस होता है, क्योंकि जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो सामने इनको लोग चलते फिरते दिखाई देते हैं। 12 बजे, ये जल्दी से घड़ी दोबारा देखते हैं, टाइम तो 12 बज जाते हैं लेकिन सुबह के, दोपहर के, क्योंकि सामने इनको पूरी धूप खिलखिलाती नजर आती है। लोग अपनी चहलकदमी करते हुए नजर आते हैं। जैसे ही ये बाहर की तरफ भागते हैं देखते हैं कि जो भी कैफेज वगैरह हैं, जो भी शॉप्स वगैरह हैं खुली हैं, ट्रैफिक चल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस लिफ्ट में क्या पूरे 12 घंटे कैद था? क्या लिफ्ट को नीचे आने में पूरे 12 घंटे लग गए? अभी इससे कुछ सोच पाते, इनके मोबाइल की वाइब्रेशन रिंग बजे जा रही थी, नोटिफिकेशंस पे नोटिफिकेशंस हुए जा रहे थे, कॉल्स पे कॉल्स, मिस कॉल्स पे मिस कॉल्स। ये जैसे ही देखते हैं एक बार तो पूरी तरीके से सकपका जाते हैं, जल्दी से अपना फ़ोन एरोप्लेन मोड पर लगाते हैं कि भाई हैंग ही ना कहीं हो जाए। और नोटिफिकेशंस की बाढ़, व्हाट्सएप की बाढ़, और ये देखते हैं कि इनके दोस्तों के मैसेजेस आए हैं, मिस कॉल्स आई हैं। ना ही सिर्फ दोस्तों के बल्कि घर वालों के भी इंडिया से, साथ के साथ इनकी कंपनी से भी, और साथ के साथ इनके वहाँ के पुलिस स्टेशन से भी सब कुछ मैसेज आए हैं कि वेयर आर यू, इफ़ यू आर रिसीविंग दिस मैसेज, वेन एवर यू रिसीव दिस मैसेज काइंडली लेट अस नो एंड प्लीज रिपोर्ट इन पुलिस स्टेशन, वी होप यू आर फाइन एंड वेल, वी आर वेटिंग फॉर यू। लाइक इस तरीके के मैसेजेस जो हैं वो इनको सारे पुलिस की तरफ से भी, जो हेल्पलाइंस होते हैं, जो पता लग जाता है कि पुलिस की हेल्पलाइंस हैं, दोस्तों की तरफ से कि कहाँ पे भाई, कहाँ गया, माता पिता की तरफ से बेटा कहाँ पे है, तेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा। ये पूरी तरीके से सकपका जाते हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। अपने आप को ये पिंच करते हैं कि भाई सच में ये सपना ही हो, क्योंकि अगर ये सपना ना हुआ तो फिर मेरी वाट लग जाएगी। क्योंकि जो अभी इनके साथ हो चुका है, इनके जीवन के 12 घंटे कहाँ चले गए इनको पता ही नहीं लगा। और 13 फ्लोर, ये जल्दी से भागते हैं बिल्डिंग के अंदर और दोबारा से उस लिफ्ट पर जाते हैं। हालांकि डरते हैं कि कहीं फिर से कुछ हो ना जाए, लेकिन ना जाने कैसे ये हिम्मत जुटा लेते हैं, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि ऊपर जो ये बचे हैं सिर्फ और सिर्फ महादेव की कृपा से बचे हैं। अब ये लिफ्ट के अंदर जाते हैं, पहले लिफ्ट खोलते हैं, लिफ्ट के अंदर जाते हैं और देखते हैं वहां पर तो 13 फ्लोर का कोई बटन ही नहीं है। ये जल्दी से 12th फ्लोर प्रेस करते हैं। जब 12th फ्लोर पर लिफ्ट जाती है वहां पर ये कॉरिडोर को बड़े ध्यान से देखते हैं। आम कॉरिडोर्स की तरह कॉरिडोर था। हर एक कुछ कुछ दूरी पर जो दरवाजे नजर आ रहे थे फ्लैट्स के, वहीं ये 14th फ्लोर पे भी जाते हैं, वो भी सेम था। यूं करते हुए कम से कम सारे फ्लोर्स को देखने लगते हैं कि भाई वो 13th फ्लोर क्या कहाँ पे, लेकिन वो 13th फ्लोर था ही नहीं। अब ये जल्दी से फ़ोन को स्विच ऑफ ही रखते हैं, यानी कि एरोप्लेन पे रखते हैं। ये जल्दी से अपने घर जाते हैं, अच्छे से अपना मुंह धोते हैं, फिर ये
कोशिश करते हैं कि भाई कोई हुआ तो नहीं कुछ, मैं मतलब सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। अब ये करते हैं फ़ोन ऑन और सबसे पहले ये पुलिस को फ़ोन लगाते हैं, क्योंकि वो प्रायोरिटी थी। अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो पुलिस को ये फ़ोन लगा के सारी इन्फो देते हैं और पुलिस उनको आने को कहती है। सारी इन्फो का मतलब ये ऐसा नहीं कि ये उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि बस मुझे नहीं पता, मैं एक ऑर्डर डिलीवर करने गया था, लेकिन जब मैं लिफ्ट से बाहर निकला तो सुबह हो चुकी थी। पुलिस के पास ये जाते हैं, तब ये फ़ोन दोबारा से अपना बंद कर लेते हैं ताकि बाढ़ ना आ जाए कॉल्स की, मैसेजेस की, और ये किस किस को जवाब देते फिरेंगे। इस चीज़ में ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। ये पुलिस के पास पहले इसलिए जाना चाहते थे कि इन केस कोई सर्च वगैरह शुरू होगी तो मैं मिला तो मेरे लिए मुसीबतें ज़्यादा ना हो जाए। ये जल्दी से जाते हैं, पुलिस को जितना बता सकते थे उतना बताते हैं। पुलिस इनको टेस्ट करती है, ड्रग्स वगैरह तो नहीं लिए, कुछ ड्रिंक वगैरह तो नहीं की, लेकिन ये ज़िंदगी में इन्होंने कभी भी कोई ड्रग नहीं लिया, कभी भी कोई इन्होंने ड्रिंक किया, कोई नशा नहीं किया, तो ये इनको क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन पुलिस अब इसमें कर क्या सकती थी? पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं थी और उसे लगता है कि शायद इट में बी ए केस ऑफ डिप्रेशन, और हो सकता है कि डिप्रेशन की वजह से कहीं ये बेहोश वगैरह ना हो गया और रात को पड़ा रहा और उसकी वजह से। खैर, पुलिस की तरफ से क्लीन चिट मिल जाती है। फिर पुलिस के द्वारा कंपनी को भी फ़ोन कर दिया जाता है, क्योंकि कंपनी की तरफ से ही शायद ये पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था, और कंपनी वाले कहते हैं कि आप जल्दी से कंपनी आइए, लेकिन पुलिस कहती है कि उसे कुछ रेस्ट की ज़रूरत है और वो आपको बाद में रिपोर्ट करेगा। कंपनी भी इस बात को समझती है। अब ये अपने घर वापस जाते हैं और फ़ोन को दोबारा से करते हैं ऑन। अब ये सबसे पहले बात करते हैं अपने घर। जैसे ही घर फ़ोन लगता है, ये फ़ोन रिसीव करते हैं, घर वालों की तो जान में जान आ जाती है। बस उनका तो रोना बंद ही नहीं हो रहा था, क्योंकि पिछले कुछ समय में शायद उनको इस बात का डर था कि उनका बच्चा कहीं खो गया है, और इतनी देर से खोया हुआ बच्चा कम ही चांसेस होते हैं कि ज़िंदा बचे, तो वो भी बेगाने मुल्क में। अब ये इनके पेरेंट्स इनको पूछ रहे हैं कि बेटा हुआ क्या, तू कहाँ पे था, कोई किडनैप तो नहीं किसी ने कर लिया, किसी ने कुछ स्नैच तो नहीं कर लिया, क्योंकि कई बार होता है कि डिलीवरी बॉय को बुलाकर लोग स्नैच कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन जब ये सारी हकीकत बताते हैं तो वो भी हक्के बक्के रह जाते हैं कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है। वो फिर से एक बार रजनीश को कहते हैं कि बेटा सच सोच कि कोई सपना तो नहीं था। ये कहते हैं कि सपना कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, आप मुझे एक बात बताइए कि मेरी आपसे बात होती है, यानी कि एक रात पहले जब ये अपना लास्ट कर रहे थे, उससे पहले भी कुछ 9:30 के आसपास इनकी बात हुई थी, और उसके बाद की एक नॉर्मल रूटीन होती है कि भाई मैं तो सो जाऊंगा। अब आपको कैसे पता लगा और आप बार बार कैसे फ़ोन कर रहे थे, किसका आपको फ़ोन आया था? तो वो कहते हैं कि बेटा हमें तेरे दोस्त का फ़ोन आया था, जो इनको अच्छी तरीके से जानते हैं। वो कहते हैं कि क्या कोई रजनीश के साथ आपकी लड़ाई हुई है, क्या कोई आपकी प्रॉब्लम हुई है? तो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्या हुआ बेटा? तो वो दोस्त बताता है कि हम वैसे ही कुछ फ़ोटोज़ वगैरह को टैग कर रहे थे फेसबुक पे, तो हमने रजनीश की फेसबुक की प्रोफाइल को देखा, वहाँ पर उसकी प्रोफाइल हमें मिल नहीं रही थी। फिर हमने सोचा कि शायद गलती हमें लगी हो। हमने 4 बार 5 बार ट्राई किया, लेकिन वो प्रोफाइल मिली नहीं हमें। हमें लगा कि शायद कहीं डीएक्टिवेट ना कर दी हो, हाइड ना कर दी हो। फिर हम इसकी इंस्टा पे जाते हैं, स्नैपचैट पे जाते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, टिकटॉक पे जाते हैं। बाय द वे टिकटॉक कनाडा में चलता है, तब भी शायद चलता था, तब इंडिया में भी बैन नहीं हुआ था। सभी जगह पे रजनीश की कोई भी प्रोफाइल नज़र आ ही नहीं रही थी। हमें ये बात बड़ी अजीब लगती है, इसलिए हमने आपको फ़ोन किया कि कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं हुई। अब ये भी जब सब चेक करते हैं तो कहीं पर भी डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया में रजनीश का नामो निशान नज़र ही नहीं आता। इसके बाद फिर इनको परेशानी होती है और उसके बाद ये फ़ोन करना शुरू करते हैं, लेकिन फ़ोन लगता ही नहीं। इनके दोस्त भी फ़ोन करना शुरू करते हैं, फ़ोन लगता नहीं। फिर हार के इनके दोस्त कंपनी को फ़ोन करते हैं, कंपनी भी इनको फ़ोन करती है, फ़ोन नहीं मिलता। फिर कंपनी भी हार के पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस भी इनको कोशिश करती है कम्युनिकेट करने की, इनसे कॉन्टैक्ट करने की, लेकिन किसी का भी कॉन्टैक्ट नहीं लग रहा था। वो 12 घंटे रजनीश कहाँ गायब हो गए, ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन बकौल रजनीश वो शायद उस 12 घंटे उस लिफ्ट में ही फंसे थे, लेकिन उनको भी ये नहीं पता कि इतना लंबा वक्फा उस लिफ्ट में क्या करते रहे। इतने 12 घंटे अगर कोई इंसान एक लिफ्ट में रहेगा
तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको पता ही ना हो। वो तो सिर्फ चंद मिनटों की गेम थी। कुछ ही मिनटों में लिफ्ट 13th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आई, और जब 13th फ्लोर पे थे तब बाहर गुप अंधेरा रहा होगा, जैसे कि रात के 12 बजे का समय था। लेकिन जब नीचे आए तो धूप खिली हुई थी। अब रजनीश पूरी तरीके से सक पका चुके थे और उन्हें घर से डायरेक्ट एक वार्निंग दी गई थी कि जॉब को छोड़ दो, जैसे तैसे करके हम बेटा तुझे पढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे, लेकिन तूने ऐसी कोई जॉब नहीं करनी। अगर किसी स्टोर पे जॉब मिल जाती है वेल एंड गुड, लेकिन अगर कोई ऐसी जॉब मिलती है जहाँ पे डिलीवरी करनी है, टैक्सी वगैरह, हम कोई तुझे ऐसी जॉब नहीं करने देंगे। आराम से तू अपनी पढ़ाई कर, और गलती से भी उस बिल्डिंग के आसपास नहीं जाना। लेकिन रजनीश को तो चाहिए थे सवालों के जवाब। मैं वहां पर गया तो अपनी मर्जी से, लेकिन जो कुछ हुआ, क्या मैं अपनी मर्जी से ही गया था? क्या वो $100 का लालच महज एक शिकार को फंसाने के लिए था? बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये है कि मैं गया भी अपनी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी से। लेकिन मैं गया ही क्यों? मैं ही क्यों? कोई और क्यों नहीं? और भी तो कई डिलीवरी बॉय हैं। मुझे ही वो प्रायोरिटी पर नोटिफिकेशन क्यों आया? कंपनी के सर्वर्स में भी तो ये बात है कि 10:30 बजे मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती है, उसके बावजूद भी मुझे ये नोटिस क्यों आया? और तो और, जब कंपनी में छानबीन की गई, कंपनी के किसी भी डेटा में वो ऑर्डर का कोई जिक्र था ही नहीं। लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर ऑर्डर का जिक्र था ही नहीं तो ऑर्डर बनाया कैसे गया? ये बात बहुत अजीब थी रजनीश के लिए भी, कंपनी के लिए भी। वो ऑर्डर बनाया भी गया, दिया भी गया। क्या जिसने ऑर्डर वो बनाया था वो भी कोई मिला हुआ था? लेकिन वो तो रजनीश की तरह वहां पर आम एम्प्लॉय था, आज भी वहां भी काम कर रहा है। वो कह रहा था कि मुझे भी नोटिफिकेशन आया। अब इनके पास उस नोटिफिकेशन का कोई प्रूफ तो था नहीं। फिर ये सब कुछ हो क्या रहा था? रजनीश का दिमाग फटे जा रहा था। रजनीश अब अलग अलग लोगों के पास जाना शुरू करता है। अपने घर वालों के लिए ये बात आई गई होगी थी, उसके दोस्तों के लिए ये बात आई गई होगी थी, पुलिस कंपनी तो छोड़ ही दी थी, इन सब के लिए बात आई गई होगी थी, लेकिन रजनीश के लिए ये बात आई गई नहीं हुई थी। वो अब जानना चाहता था कि आखिर ये उसके साथ हुआ क्या, कैसे, क्यों, और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब। वो जिस भी वहां पर मौलवी, पंडित जी, गुरुद्वारा के पाठी, सबके पास गया, लेकिन जैसे ही वो रजनीश को देखते वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देते। वो कहते कि बस चले जाओ। वो उनको समझाने की कोशिश करता, कई उनको पागल कहते, कई उसका मजाक बनाते हैं, और कोई अगर उनको सीरियसली लेता भी तो वो उनकी तरफ देख कर नाम में सर हिला देता। रजनीश अब इस चीज को लेकर पूरी तरीके से डिप्रेस हो चुका था, क्योंकि दिन के समय में तो ये खोजबीन करता, रात के समय में उसको वही चेहरे नजर आते, वही साक्षात मौत उनको नजर आती। रजनीश अब पूरी तरीके से टूट चुका था। वो धीरे ही धीरे अंदर ही अंदर मरता जा रहा था। उसको अपने सवालों का जवाब कनाडा में नहीं मिलने वाला था, ये बात तो साफ हो चुकी थी। फिर वो सोचता है कि वो अब भारत वापस आएगा, कुछ देर के लिए वो भारत वापस आएगा, और यहाँ पर वो चाहेगा कि वो किसी से मिले और वो शायद उसके सवालों का जवाब दे सके। अगर उसके सवालों का जवाब उसको मिल गया तो वो कनाडा वापस जाएगा, अगर नहीं मिला तो वो इस धरती पर कभी कभी कदम रखेगा ही नहीं। अब भारत में आने के बाद रजनीश जगह जगह घूमना शुरू करता है। वो नहीं छोड़ता कोई भी तीर्थ, कोई भी मंदिर, कोई भी गुरुद्वारा। जिससे बात करता है उसको जवाब की जगह और सवालों में उलझा दिया जाता है। तकरीबन सभी जगह उसको यही कहा जाता है कि नशा तो नहीं किया था उस दिन, कोई सच बताना, कोई डिप्रेशन तो नहीं है, तुम्हें शायद डॉक्टर की जरूरत है। ये कई रिश्तेदारों ने भी कहा। इस चीज को और इसका शक दूर करने के लिए डॉक्टरों से भी दिखाया गया, लेकिन किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं थी। रजनीश मर रहा था रोज एक मौत, क्योंकि रात के सपने उसको हर रोज
उसी डगर पर खड़ा कर देते थे जहां पर वो बचकर आया था। बस वो मौत से कुछ ही सेकंड दूर रहता था और उसकी नींद टूट जाती थी। ऐसी नींद टूटनी रोज रोज कम से कम उसकी तब मानसिक हालत तो खराब करती जा रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान कुछ ढूंढने पर आ जाए, कुछ पाने पर आ जाए, नियत में सच्चाई हो तो वो फिर मिल ही जाती है। शायद रजनीश एक ऐसे रास्ते पर चल दिया जहां पर उसे उसके सवालों के जवाब मिलने वाले थे और वो रास्ता सीधा जाता था बनारस की ओर। क्योंकि उसके दिमाग में एक बात आई कि महादेव का नाम लिया और वो बस वहीं रुक से गए, वो शैतान बस वहीं रुक से गए। बनारस में वो जाकर दर्शन करते हैं महादेव के, स्नान करते हैं और उसके बाद ढूंढना शुरू करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो उनके सवालों का जवाब दे दे, और उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल भी जाता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी की रेफरेंस के साथ जाते हैं, बस वो किसी घाट पर जा रहे थे। एक अघोरी की शक्ल में एक इंसान वहां पर बैठा हुआ था जो अघोरी ही थे, मतलब कि अघोरी की पूरी वेशभूषा थी। जैसे ही वो उनके पास से गुजरते हैं तो वो बहुत ऊंची हंसते हैं, अट्ठहास जैसे होते हैं ना वैसे लगाते हैं और कहते हैं, बच्चा महादेव की कृपा है तुझ पर। अब पहले तो रजनीश को यही लगता है कि आप भी ये देखते होंगे सड़कों पर आपको कई ऐसे फकीर, कई ऐसे जो पंडितों का वेश बनाकर या साधु संतों का वेश बनाकर या ऐसे चल फिर रहे होते हैं और आपको देखकर ऐसे आपके बारे में तारीफें करनी शुरू करते हैं कि आप हवा में उड़ने लगते हैं, कि आप पर तो ऐसी कृपा है, आप ऐसे करोगे ऐसे करोगे। इनको भी ऐसा लगा। ये थोड़ा सा गौर करते हैं, उन साधु की आंखें तो बंद थी लेकिन वो हंस रहे थे और उनकी बात इनके दिमाग में घूम रही थी। इनको कैसे पता कि महादेव की कृपा हुई? लेकिन फिर सोचते हैं कि अरे वैसे कह दिया होगा। ये इग्नोर करते हैं और आगे कुछ ही कदम आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, उन परछाइयों से महादेव ने ही तो बचाया था तुझे बेटा। अब जब ये सोचते हैं कि महादेव की कृपा हुई है तो ये किसी भी चलते फिरते इंसान को कह सकते हैं, लेकिन उन परछाइयों से मुझे किसने बचाया, ये इनको कैसे पता? अब ये इनकी तरफ फिर से घूम के देखते हैं, वो देखते हैं उनकी आंखें बंद थी, योग मुद्रा में थे, चेहरे पर मुस्कान थी। इनके अब मन में कंफ्यूजन थी कि जाऊं या ना जाऊं। अभी एक कदम आगे बढ़ते हैं और फिर से आवाज आती है कि सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते कनाडा से यहां आए हो ना। अब तो बात साफ हो चुकी थी। इन्हें कैसे पता कि मैं कनाडा से यहां पर आया हूं? ये जल्दी से मुड़ते हैं, पहुंचते हैं बाबा के सामने, बैठते हैं, उनके चरणों को हाथ लगाते हैं। बाबा आंखें खोलते हैं, आंखें लाल और गुस्से में कहते हैं कि मूर्ख, जब भी कोई पाठ कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, चरणों को स्पर्श नहीं करते। ये डर जाते हैं, ये हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि बाबा जी जल्दी जल्दी में मैं ये भूल गया, माफ कीजिए। जैसे ही वो ये बात कहते हैं, उनकी आंखें जहां पर लालिमा थी धीरे धीरे सफेद होनी शुरू हो जाती हैं और फिर वो हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं, जा माफ किया, महादेव की अपार कृपा है तुझ पर, मैं कौन होता है तुझसे गुस्सा करने वाला। लेकिन अब सवालों की कड़ी जो ये थामे बैठे हुए थे, बस कड़ी दर कड़ी ये उनसे अब सवाल दागने वाले थे कि बाबा जी आपको कैसे पता, कैसे मैं इन चीज़ों से निकला, कैसे महादेव ने मुझ पर कृपा की, कैसे मैं दर बदर भटकता जा रहा हूँ और मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। बाबा उससे कोई बात नहीं कहते, वो कहते हैं आंखें बंद कर। जैसे ही आंखें बंद करते हैं, उन्हें महसूस होता है कि एक अंगूठा जैसे किसी ने ऐसे उनको पकड़ा है, शायद वो बाबा जी का ही था, ऐसे उनको महसूस होता है। और फिर से वो जगह अब इनको नजर आती है। ये लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, उस कॉरिडोर की तरफ जाते हैं और जैसे ही वो उस कमरे के पास पहुंच के उस डब्बे को नीचे रखते हैं, जो कुछ हुआ वो सब दोहराता है। और जब वो ऊपर करते हैं, वो आंखें इनको नजर आती हैं। अब
ये ठीक वैसे ही भागते हैं जैसे ये सच में भागे थे। लिफ्ट के पास पहुंचते, लिफ्ट बंद नहीं हो रही थी, वो धीरे धीरे आते जा रहे थे इनकी तरफ, लेकिन अब लिफ्ट बंद नहीं हो रही थी। वो इनको गर्दन से पकड़ते हैं और घसीटते हुए बाद में आगे की तरफ करने लग पड़ते हैं। उसी कमरे में ले जाते हैं, वहां पर उसको लेटाया जाता है रजनीश को, और वो दो में से एक जिसके नाखून बहुत लंबे थे वो सीधा दिल को चीरता है, उससे दिल निकालता है, उस दिल के दो टुकड़े करता है, वो दोनों खा जाते हैं। और इनका शरीर, वो गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि देखते देखते इनका सारा शरीर जलने लग पड़ता है। उसके बाद हड्डियों में परिवर्तित हो जाता है। कुछ ही समय बाद जो वो धूल उड़ रही थी रेत की, इनमें से इनकी हड्डियां भी उसी तरह धूल बनकर आसपास उड़ रही थी। और वो जो दो शैतान थे वो दोनों एक हो जाते हैं। अब उस शैतान की हाइट भी बड़ी हो जाती है, उस शैतान की शक्ल और ज्यादा बदसूरत हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो और ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है। अचानक से इनकी आंख खुलती है क्योंकि अंगूठा पीछे हो चुका था, लेकिन अभी जैसे कुछ आगे कह पाते फिर से बाबा चुप होने का इशारा करते हैं और फिर से उनके माथे पर हाथ रखते हैं। जैसे ही माथे पर हाथ रखते हैं फिर से वही नज़ारा दोहराया जाता है। लिफ्ट खुलती है, ये जाते हैं, डब्बा रखते हैं, शैतान देखते हैं, भागते हैं, लिफ्ट तक पहुंचते हैं। ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो शैतान इनकी तरफ आते जा रहे हैं, लेकिन अब जैसे ही वो असल में होता है, झटके के साथ वो शैतान पीछे होते हैं। तब तो इन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब इन्हें दिखाई देता है एक परछाई, सफेद कलर की परछाई जो उनको पीछे की तरफ खींचती है, और जल्दी से लिफ्ट बंद होती है और ये नीचे की तरफ जाते हैं। उसके बाद फिर से वो अंगूठे के पीछे हटने का एहसास होता है, इनकी आंख खुलती है। अब इनकी आंखों में आंसू थे। बाबा हंस के कहते हैं, ये पहला चीज वो थी जो तेरे साथ हो सकती थी। वो शैतान तेरे दिल का शिकार करना चाहता था, तुझे मारना चाहता था, और उसके बाद वो शैतान की ताकत बढ़ती। ये मत सोच कि तू कोई खास था, कुछ था, वो ऐसे ही करते हैं, वो ऐसे ही शिकार करते हैं। ना जाने कितने लोग जो गायब हो जाते हैं, पता है ना, गायब हो जाते हैं, जिनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। अब पता लगा क्यों नहीं मिलता, क्योंकि नामो निशान रहता ही नहीं। और दूसरी बार जब तू बचा तो तुझे महादेव नहीं बचाया बेटा। लेकिन फिर भी ये सवाल तो था कि जब वो नीचे गए तो दिन कैसे चढ़ा। तो बाबा ने कहा कि वो दुनिया, ये दुनिया थी ही नहीं, वो दुनिया ही कोई और थी, और उस दुनिया में 12 घंटे कैसे बीते तुझे पता ही नहीं लगा। जो सुबह था वो सच था, तू जब रात को पहुंचा वो भी सच था, तो तब उस दुनिया में था ही नहीं। पता नहीं कितनी बात ये मानने में आए या ना आए, लेकिन शायद रजनीश इस बात को मानने के लिए तैयार था। शायद वो सोच रहा था कि हाँ, जो सवाल, जो जवाब मुझे सेटिस्फाई कर रहा है वो यही है, और बाबा को तो इतना सब कुछ पता है, तो ये भी सच ही होगा। दर बदर भटकने के बाद आखिर को रजनीश को एक सवाल का जवाब उसके मिल चुका था। वो पूछता है बाबा से कि मुझे कनाडा जाना चाहिए वापस कि नहीं। तो बाबा कहते हैं, जब तेरे साथ महादेव हैं तो तुझे किस चीज़ का डर। निश्चिंत होकर घूम, उनका नाम ले, अच्छे कर्म कर, किसी का दिल ना दुखा, बुरा ना कर। जो तू ऐसा करता तो तेरे साथ जो होने वाला था वो होके रहता। इसलिए जो कर रहा है वो करता रहा, जहां जाना चाहता है वहां जा, जो करना चाहता है कर। किसी शैतान से ना डर, डर तो भोले बाबा से, और जो वो कहते हैं वो कर। सो उम्मीद है आज का किस्सा आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई। और आप भी चाहते हैं कुछ ऐसे ही किस्से शेयर करना, तो जो आपको ये नंबर
ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। जल्दी से इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और बनिए कम्युनिटी का हिस्सा भी। जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, वहाँ पर जाके आप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और वहाँ पर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। एक जैसे टाइमिंग को लेकर मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ भाई, कि वैसे आपको पता है कि 9 बजे वीडियो आती थी, लेकिन अब जो वीडियो का टाइम 10, साढ़े 10, पौने 11 तक चल रहा है। जैसा मैंने कम्युनिटी में भी मेंशन कर दिया है, एक वीडियो में भी किया था, लेकिन उसके बाद भी कईयों को डाउट था, तो मैं वो डाउट क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, मैं कुछ चेंजेस इसलिए कर रहा हूँ कि सेम टाइम पर जब मैं करता था तो व्यूज़ थोड़े से अचानक कम आने लग पड़े थे, और 9 बजे का टाइम मुझे लगता है लेट है, लेकिन भाई लोगों के लिए काफ़ी जल्दी है। तो जैसे ही मैंने 10:30 या पौने 11 पर शिफ्ट किया है, तो अचानक से व्यूज़ अच्छे जा रहे हैं। तो फिर मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार शो चला गया तो वापस नहीं आ सकता। आपके पास देखने के लिए पूरा दिन होता है, पूरा हफ्ता होता है, पूरा महीना होता है, जब कभी भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं चाहे तो। लेकिन मेरे लिए जो फर्स्ट आवर्स होते हैं वीडियोस के, वो बड़े क्रूशियल होते हैं। अगर वहाँ पर वीडियो परफॉर्म नहीं करता तो फिर वीडियो आगे उतना नहीं चलता। तो आप इस चीज़ को समझिए, और जो सहयोग मुझे कर सकते हैं वो सहयोग क्या है कि जो मैं कर रहा हूँ प्लीज़ वो करने दीजिए। इसमें ऐसे नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि टाइम मेरे हिसाब से यूट्यूब में कोई मायने नहीं रखता। आप चाहें तो जब मर्जी कहानी को सुन सकते हैं, ये हमेशा इस चैनल पर, यूट्यूब पर रहेगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।